हेलो क्लास, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज वाली क्लास क्लास 11 चैप्टर संसद क्यों और कैसे, उसे पार्ट 1 को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी इस चैप्टर के काफी पार्ट्स कवर कर चुके हैं। आज का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा का स्वरूप। यानी हम इसमें उन लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन लोगों ने मिलकर संविधान को बनाया था। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जिन लोगों ने मिलकर संविधान एक व्यक्ति ने नहीं बनाया था। आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ड्राफ्ट तैयार किया था। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अकेले ही संविधान को बनाया था। संविधान को बनाने के लिए पूरी सभा बनी थी, ठीक है, जिसको संविधान सभा बोला जाता है। तो हम देखते हैं संविधान सभा में कौन कौन लोग थे, कैसे कैसे उनको चुना गया, सब कुछ देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, आज का टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक ये संविधान सभा का स्वरूप। ठीक, 3 जून 1947 को योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने ही अंतिम रूप से प्रति संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। देखो बच्चे, सबसे पहले जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो पहले हमने देखा था कि पहले भारत पूरा एक था। भारत में सभी लोगों, सभी क्षेत्रों में से उनकी सभी क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार लोगों को चुना गया था। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हम एग्जांपल करते हैं, यूपी की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 10 लाख लोग रहते हैं, तो इस 10 लाख लोगों में से मान लीजिए अगर 4 लाख हिंदू लोग हैं और 2 लाख अन्य अन्य जाति के लोग हैं, बाकी अन्य जाति के लोग हैं, तो इसमें लोगों को उनके जाति के अनुपात के हिसाब से बांटा जाएगा। जैसे भाई हिंदू लोग सबसे ज्यादा, तो हिंदू लोगों में 2 लोगों को चुन लिया भाई। उसके बाद इस्लाम लोग, इस्लामिक लोगों से एक व्यक्ति को चुन लिया, जैन व्यक्ति से एक व्यक्ति को चुन लिया। तो लोगों के समूह के हिसाब से, लोगों की जनसंख्या के अनुसार लोगों को अनुपात में चुना गया। तो अब लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो लोग पाकिस्तान में चले गए उन लोगों को भाई हटा दिया गया। अब केवल 299 लोग रह गए। ठीक है भैया, इनमें से 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य उपस्थित थे। अब भैया 299 सदस्य थे टोटल, लेकिन 299 में से भी 284 ही अवेलेबल थे और उन्होंने हस्ताक्षर किए। इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विविधता और हिंसा के बीच संविधान निर्माण का काम हुआ। लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने न केवल अतिरिक्त दबाव में एक संविधान बनाया, बल्कि विभाजन के कारण हुई अल्पकालीन हिंसा से सही सबक भी लिया। भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे, बल्कि धार्मिक पहचान के नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो, अब बोला गया है जो भी हमारे संविधान सभा के सदस्य हैं उनके लिए बहुत ही प्रशंसा करनी चाहिए, बहुत ही तारीफ करनी चाहिए लोगों की कि उन्होंने इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए उन्होंने एक संविधान बनाया। बल्कि भाई जिस समय संविधान बन रहा था उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा चलता, हर तरफ हिंसा, दंगे फसाद चल रहे थे, लेकिन तब भी उन लोगों ने धैर्य रखा। तब भी लोगों ने भैया बिल्कुल संविधान बनाने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी मेहनत से संविधान बनाया। ठीक है, मतलब पार्टीशन का बिल्कुल भी, अब उन्होंने इस बात का भी ध्यान दिया कि जैसे हालात अभी हैं ऐसे कभी फ्यूचर में ना हो, तो इन सब के लिए भी उन्होंने भैया काफी विशेष कानून नियम बनाए। ठीक है, लेकिन संविधान सभा के गठन का यह वितरण केवल सतही तौर पर ही नहीं हमें बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सर्वाधिक व्यस्त मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, पर उनसे ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि पर बनाने की गंभीर प्रयास किया गया। सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा ने कांग्रेस का वर्चस्व किया और उसे 82% सीट प्राप्त की। लेकिन कांग्रेस विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधारकों की नुकाबंदी थी। तो आपको ये बोला गया। जब अब हम बात करते हैं कि कैसे लोग थे, संविधान सभा में कौन कौन व्यक्ति थे। तो संविधान सभा में जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि सभी क्षेत्रों से सभी धर्मों के लोग उनके अनुपात के हिसाब से चुने गए थे। तो यही बताया गया आपको कि संविधान सभा में सभी व्यक्ति थे, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, भाई सभी व्यक्ति थे। यहाँ तक कि उस समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के भी व्यक्ति संविधान सभा में थे और कुल 28 व्यक्ति संविधान सभा में थे। उन लोगों ने भी संविधान बनाने में अपना सहयोग दिया। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि एससी लोगों को भी पूरा भैया योगदान दिया गया हमारे संविधान बनाने में। उन्होंने भी संविधान बनाने में अपना योगदान दिया। आगे
हाँ जी, संविधान सभा के कामकाज की शैली। संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी कि वह मोटे तौर पर, हालांकि पूर्ण रूप से नहीं, बल्कि सबका प्रतिनिधित्व कर रही है। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्य। तो अब आगे देखते हुए संविधान बनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया बनाई गई और कुछ व्यक्ति, मुख्य व्यक्तियों के नाम वगैरह भी देखेंगे आगे। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, के विचार विमर्श की जड़ छुपे मूल्य से ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था, जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले किसी भी सभा के लिए वांछनीय है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्गों सहभागी हो। वही यह भी महत्वपूर्ण है कि केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व ना करें। संविधान सभा के सदस्य ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों ने प्राय मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों का आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ होगा। ये मतभेद वास्तव में वैध संविधानिक आधार पर थे। हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे। भारत में शासन प्रणाली केंद्रीय होनी चाहिए या विकेंद्रीय है। देखो अब आपको बोला सबसे पहले संविधान सभा बनाते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि कोई व्यक्ति केवल अपने बारे में, अपनी जाति के बारे में ना सोचे। आप जो भी संविधान सभा का सदस्य था, उनका ये मौलिक कर्तव्य था, उनका ये काम था कि आप जो भी संविधान बना, जो भी कानून बनाओगे, जो भी नियम बनाओगे, जो भी प्रावधान बनाओगे, वो पूरे देश को मद्देनजर रखते हुए बनाओगे। मतलब कोई भी कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके लिए, आपकी जाति के लिए अच्छा हो लेकिन दूसरों के लिए बुरा हो। मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये लोग हमेशा, मतलब ए व्यक्ति हमेशा बी व्यक्ति की गुलामी करेगा कि भाई आप उनके अंडर रहेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सभी को, या सभी जो भी संविधान बना रहा है, सभी को मद्देनजर रखते हुए संविधान बनाना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी स्कूल में मैम एक न्यू नियम बना रहे हैं, न्यू नियम बनाया जा रहा है। मैम ऐसा नहीं है कि भैया जो स्कूल में आपको चलते हैं उन्हीं को देख के वो बनाएंगे। मैम को जो भी नियम बनाना है सभी को देख के बनाना है। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आपको बस समझने की कोशिश करनी है। कहने का मतलब क्या है, संविधान सभा के सदस्यों की ये जिम्मेदारी थी कि जो भी नियम बनाया जाए वो सभी के लिए बनाया जाए। किसी एक धर्म को, किसी एक जाति को, किसी एक व्यक्ति को मद्देनजर रखते हुए नियम ना बनाया जाए। ठीक है, आगे अब भैया संविधान बनाते समय लोगों की संविधान सभा बनाते हुए संविधान सभा के लोगों ने अनेक जो थे वो मतभेद थे। कहने का मतलब भैया देखो, मान लो भाई दो लोग नियम बना रहे हैं, तो हो सकता है दोनों के बीच में अनबन हो गई तो भाई वो कह रहे नहीं ऐसा होना चाहिए, हम कह रहे नहीं ऐसा होना चाहिए। तो ऐसी चीजें भी संविधान बनाते हुए सामने आई, जैसे कि भैया शासन प्रणाली केंद्रीय होनी चाहिए या विकेंद्रीय। कहने का मतलब भैया सारी सेंट्रल पावर होनी चाहिए, जैसे सीएम पीएम वाला सिनेरियो, वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में भाई काफी जो भी नियम बनाए जाते हैं उसमें काफी मुठभेद भी हो रहे थे लोगों के बीच। अब राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, न्यायपालिका की क्या शक्तियां होनी चाहिए, क्या संविधान को संपत्ति के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद है। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया। यह प्रावधान सार्वजनिक मताधिकार का था, जिसका अर्थ है कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना किसी भी नागरिक को एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद वोट देने का अधिकार होगा। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे विषयों वाद विवाद हुआ कि भैया न्यायपालिका की क्या शक्ति होगी, क्या संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बातों पे वाद विवाद हुआ लोगों का संविधान सभा का। किंतु कुछ चीजें ऐसी थी जिन पर सभी एक बार में सहमत हो गए, जैसे सार्वजनिक मताधिकार आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति अगर वो 18 साल से बड़ा है तो वो भाई वोट दे सकता है। भाई ऐसे कुछ मामले थे जिनमें भैया सभी की सहमति एक बार में हो गई थी, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी थे जिनमें भाई लोगों का भाई काफी ज्यादा क्या होता, तर्क वितर्क चल रहा था। आप इन क्वेश्चन को बना के लिख सकते हो कि भाई किन चीजों में तर्क वितर्क चल रहा था भैया, न्यायपालिका की शक्ति को लेकर, संपत्ति को लेकर, इन सब चीजों में वे लोगों के बीच में मतभेद चल रहा था कि नहीं भाई ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लोगों के बीच मतभेद, संविधान सभा के सदस्यों के बीच मतभेद चल रहा था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी जिसमें एक बार मान गए, सार्वजनिक मत अधिकार। ठीक है, तो इन चीजों के लिए बारे में संविधान सभा एक ही बार में मान गई। सदस्यों ने इस वाद विवाद आवश्यक नहीं माना कि किसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श और वाद विवाद हुआ। तो आपको जैसे बता रखा है कि बहुत सारे टॉपिक्स वाद विवाद और बहुत सारा विमर्श हुआ। ठीक है, विचार विमर्श हुआ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जिनको एक बार में मान लिया गया। ठीक है, इस सभा की लोकतांत्रिक मूल्य के प्रति निष्ठा का इससे बढ़िया व्यवहारिक रूप कुछ और नहीं हो सकता। तो भाई ये काफी अच्छी बात है कि भाई लोग जो है, मतलब संविधान सभा के सदस्य हैं, वो हर टॉपिक के बीच में ये वाद विवाद कर रहे हैं। कहने का मतलब हर टॉपिक के बीच में विचार विमर्श कर रहे हैं, सिर्फ अपनी मनमानी नहीं कर रहे, और लोगों से पूछ रहे हैं ऐसा होना चाहिए, ठीक है, पूछ रहे हैं नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। बहुत डिस्कशन के बाद ही कोई नई चीज बनाई है। अगर समझ लीजिए मैं कोई निर्णय है, मैं कोई निर्णय एकदम से ले रहा हूँ, ठीक है, समझ लीजिए मेरे पास निर्णय बनाने की शक्ति है, मैं एकदम से निर्णय लेता हूँ, मैं कहता हूँ कल सब सुबह आएंगे, ठीक है, कल सभी बच्चे सुबह मॉर्निंग वाले बैच में आएंगे। अब मैंने भाई बिल्कुल भी सोचा नहीं इसके बारे में,
ठीक है भाई। मैंने पहले केस में क्या करा, एकदम से बोल दिया कि कल से बच्चे सुबह आएंगे। दूसरे केस में मैंने क्या करा, मैंने सही बच्चों से बात करी। मैंने कहा मैं आपको सुबह क्यों चलेगा, बच्चे कहेंगे नहीं सुबह तो हमारा स्कूल होता है। मैंने कहा हाँ गर्ल्स का तो सुबह स्कूल होता है। ठीक है, तो मैंने भाई फिर विचार विमर्श किया। फिर मैंने भाई कहा चलो ठीक है बॉयज लोग सुबह आ जाएंगे, गर्ल्स लोग इवनिंग आ जाएंगे। जब मैंने विचार विमर्श किया तो मैंने कहा काफी अच्छे निर्णय लिया। तो एक बार जल्दबाजी, एक होता है कि एकदम से खुद से निर्णय लेना, तो ये कई बार गलत हो सकता है। और एक बात होती है विचार विमर्श करके निर्णय लेना। तो भाई इसमें कभी भी गलती नहीं होती। जब हम चार लोगों की सलाह लेते हैं, जब हम आपस में बातचीत करने के बाद कोई निर्णय लेते हैं तो हमेशा सही रहता है, हमेशा कहने के बाद ज्यादा सही रहता है। तो लोकतंत्र बनाते हुए जो भी नियम कायदे कानून बनाए गए उनके बारे में भी काफी विचार विमर्श किया गया। लोगों ने अपने मतभेद अपने मत रखे, उसके बाद उनके बाद विचार हुआ, उस पर विमर्श हुआ, कई मतभेद भी हुए, उसके बाद जाकर नियम बना। तो एकदम से कोई भी चीज नियम में नहीं मिलाई गई। ठीक है, अब संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हित का काम कर रही है। इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों के सार्वजनिक कारण दिए। अपनी सोच के पक्ष में दूसरों को तर्कपूर्ण संवाद, स्वार्थ या स्वीकृति से ऊपर उठा देता है। संविधान सभा में हुए चर्चा को मोटे तौर पर खंडों में प्रकाशित हुए और हर अनुच्छेद को लेकर जैसे विस्तृत और बारीकी से बातचीत हुई, वह सार्वजनिक विवेक की भावना का सबसे प्रमाणिक ढंग से सामने लाती है। ये बहसें भी फ्रांसीसी और अमेरिका क्रांति की तरह संविधान निर्माता के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्यायों में से एक है। तो कहने का मतलब क्या भैया, आपको मैं ये चीज पहले बता चुका हूँ कि भैया जब भी कोई नया नियम कायदे बना रहा था, कोई भी अपने बारे में नहीं सोच रहा था, पूरे देश के बारे में सोच रहा था और हर एक विषय के बारे में काफी डिटेल में चर्चा हो रही थी। तो यही काफी अच्छी बात है कि भाई संविधान बनाते कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगी, एक चीज के बारे में काफी सोचा गया है, एक चीज के बारे में काफी डिटेल से रिसर्च करी गई है। ठीक है, तो ये कह सकते हो आप संविधान की कुछ महत्वपूर्ण और यादगार अध्याय थे कि भाई संविधान बनाते हुए कितना, संविधान बनाना कितना पेचीदा काम था, संविधान बनाते हुए कितना भाई मुश्किल लगी लोगों को। ठीक है, आगे कार्यविधि। अब भाई अब देखो संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में सार्वजनिक विवेक का महत्वपूर्ण स्पष्ट दिखाई देता है। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थी। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ या बी आर अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। यह ऐसे लोग थे जिनके विचार इस बात हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। अम्बेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप लगा था। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे, फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया जिन पर बाद में पूरे संविधान सभा ने चर्चा की गई। अब आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया है भाई संविधान बनाते समय बहुत सारे लोग, बहुत भाई 8 कमेटियां बनाई गई, 8 ग्रुप्स बनाए गए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई काम आपको दे रहा हूं तो उसके लिए मैंने आपको 8 ग्रुप बना दिए कि आपको ये बहुत बड़ा काम है। मान लीजिए बेटी शादी है, ठीक है, शादी में बहुत सारे काम होते हैं, तो मैंने भाई 8 ग्रुप बना दिए। एक ग्रुप को काम दिया भैया आप फोटोग्राफी संभालोगे, एक ग्रुप को काम दिया भैया आप खाना संभालोगे, एक ग्रुप को काम दिया भैया आप वेटिंग वगैरह करोगे, मींस लोगों को सामान वगैरह पहुंचाओगे, एक ग्रुप को काम दिया भैया आप फायर टेंशन पटाखे वगैरह देखोगे, एक को बोला डीजे वगैरह संभालोगे और एक को डेकोरेशन। तो मैंने क्या करा भाई बहुत बड़े काम को लोगों के बीच में बांट दिया। ठीक है, जिससे क्या है एक व्यक्ति बस मान लो अगर एक ही व्यक्ति को सारा काम दे तो भाई वो कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसे ही मैंने भैया बहुत बड़ी जो कमेटी थी, जो संविधान सभा थी, उसको 8 ग्रुप में बांट दिया गया। ठीक है, हर ग्रुप का एक लीडर बनाया गया। हर ग्रुप का एक लीडर होना बहुत जरूरी है। लीडर होता है वो बताता ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हर ग्रुप का एक लीडर बनाया गया। तो उसमें वही हो गया कि भाई संविधान सभा की कमेटी को 8 मुख्य कमेटी में बांट दिया गया, 8 मुख्य कमेटी में बांट दिया गया। अब इन कमेटी के जो हेड थे भाई वो बहुत पहुंचे हुए लोग थे। ठीक है, उनमें से पहले थे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर। ठीक है भाई, ये सब अलग अलग कमेटियों के हेड थे भैया। इनके बीच में अनबन भी थी, लेकिन अनबन होने के बाद भी इन सब लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया और हमारा संविधान प्रस्तुत किया। ठीक है, हाँ भैया, आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसला आम राय से हो और कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह पक्ष में ना हो। कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करने भी किया गया। ऐसे अवसरों पर हर सरोकार का ध्यान रखा गया और इस तर्क और शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया। लिखित रूप में उनका जवाब दिया गया, जो 2 वर्ष 11 महीने की अवधि में संविधान सभा की बैठक 166 दिनों तक चली। इसके सत्र अखबारों और आम लोगों के लिए खुले हुए। तो अब देखो भैया संविधान अब बन चुका है भैया। बहुत लोगों ने भाई विचार विमर्श किया, लेकिन आखिरकार संविधान बन गया। संविधान बनने में कितना समय लगेगा? नेक्स्ट 2 वर्ष
11 महीने की अवधि, तो 2 साल 11 महीने लगे, 2 साल 11 महीने, 2 साल 11 महीने का समय लगा। मैं संविधान सभा की बैठक 160, अब 2 साल 11 महीने, भाई देखो 2 साल 11 महीने कितना समय लगा। लेकिन इतने समय में जितनी कमेटी बैठी ना, कितने दिन लोगों ने काम करा, लोगों ने 166 दिन काम करा। समय मान लीजिए आप स्कूल भैया आप कह सकते हैं एक साल स्कूल में 365 दिन होते हैं, लेकिन आप 365 दिन स्कूल नहीं जाते, 365 दिन में 50 दिन तो क्या होता है, गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां, 52 संडेज, तो आप भाई पूरे 365 डेज स्कूल नहीं जाते, आप 140 से 150 दिन स्कूल जाते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं, तो या फिर मान लो 200 से 210 दिन आप स्कूल जाते हो, वैसे ही भाई 2 साल 11 महीने के समय काल में 166 दिनों इन लोगों ने, इन सभी संविधान सभा के सदस्यों ने काम करा और हमारा संविधान तैयार किया। संविधान को बनने में टोटल समय लगा था 2 साल 11 महीने, ठीक है भाई। ऐसे आपको वैसे ऊपर से रखना है। इसके बाद संविधान सभाओं की कितनी मीटिंग्स हुई इसको बनाने के लिए, 166, मतलब 166 तक लोगों ने 166 दिनों तक लोगों ने काम करा। अभी राष्ट्रीय आंदोलन का विरासत, अब देखो, लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं के नहीं बनता। भारत की संविधान सभा इतनी विपूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति ना होती जिन्हें संविधान में रखा जाना है। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों की मूर्त रूप है और आकार दे रही है जो उसे राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत प्राप्त की थी। संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुआ थी जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे, जैसे भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना कैसी होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को दूर करना चाहिए आदि। उन बहसों से प्राप्त निष्कर्षों को ही संविधान ने अंतिम रूप प्रदान किया। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आपको बोला गया देखो हमारा संविधान कभी भी भैया लागू नहीं हो पाता, तो हमारा संविधान कभी भी इतना प्रभावी नहीं होता कि पूरी दुनिया भाई सॉरी हमारा पूरा देश एक चीज उसको मानता। लेकिन देखो भाई जब राष्ट्रीय आंदोलन होते थे, अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था, तो भाई लोगों के बीच में लोगों को ना बहुत कष्ट दिया जाता, तभी से लोग ये सोचते थे कि जब हम आजाद होंगे तो हम ऐसे कानून बनाएंगे जिसकी वजह हम सरकार को खुद चुनेंगे, हम ऐसे कानून बनाएंगे जिसमें कोई भी मतभेद ना हो। तो कहने का मतलब ये जो लोगों के मन में भावना थी कि हम ऐसे कानून बनाएंगे, हम ऐसे कानून बनाएंगे, हमें इस कानून की आवश्यकता है, उस कानून की आवश्यकता है, हमारे देश में ये कानून होना चाहिए, हमारे देश में वो कानून होना चाहिए, ये सभी चीज ही हमारे संविधान की आवश्यकता है बनी। कहने का मतलब इन सभी चीजों से लोगों के मन में आया कि हाँ भाई कभी ना कभी ऐसा करेंगे कि ऐसा देश आओ, मतलब ऐसा नियम बनाए, ऐसा नियम बनाए। तो कहने का मतलब लोगों को जब लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा था तभी लोगों को समझ आई कि हमें भाई ऐसे नियम कायदे कानून चाहिए जिसके तहत देश को चलाया जा सके। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो वैसी चीज है भाई। देखिए मान लीजिए आपको एग्जाम के टाइम पे याद होगा ना, यार पढ़ लेना चाहिए था मुझे, यार मुझे याद कर लेना चाहिए था, मुझे चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना चाहिए था। वैसे ही जब लोगों के ऊपर अत्याचार होता है तो लोगों को ये समझ आया कि भाई हमें कुछ ऐसे कायदे कानून चाहिए, और उन्हीं से लोगों को भाई लोगों के मन में ये बात आई कि हमें कुछ ऐसे, हमें संविधान की आवश्यकता है, और तभी संविधान आगे बढ़ा और लोगों को उनके अधिकार, लोगों को जो हम संविधान फॉलो कर रहे हैं वो बना। ठीक है, अगर कहने का मतलब राष्ट्रीय आंदोलन नहीं होती तो संविधान का जरूरत भी नहीं होती, लोगों को संविधान की जरूरत भी कभी नहीं पड़ती, लोगों को वो नहीं होता कि बोला कि संविधान क्या करना है, हम जैसे संविधान चले जाओ। लेकिन जब लोगों पर अत्याचार हुए, लोगों के भाई अधिकार छीने गए, तब लोगों को समझ आया कि भाई कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए जिनके तहत भैया हमारा देश जो स्वतंत्र से शांति से काम कर सके। ठीक है, अब राष्ट्रीय आंदोलन ने जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया उनका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1949 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावना में मिलता है। इस प्रस्तावना में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। इस प्रस्तावना में संविधान की सभा का आकांक्षा और मुद्दाओं को समाहित किया गया था। पिछले भाग में जिन संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया है वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्तावना में सम्मिलित समूह में प्रेरित और उनका सारांश है। इसी प्रस्तावना के आधार पर हमें संविधान के समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक दूसरे में सार्वजनिक पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबंधों को संस्थानिक स्वरूप दिया गया है। अतः हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, अब ये जब लोगों को लगा कि हाँ भाई हमें संविधान की आवश्यकता है, तो स्वतंत्रता से पहले भैया जवाहरलाल नेहरू जी ने 1946 में एक अध्याय प्रस्तुत करा, एक सारांश प्रस्तुत करा जिसका नाम दिया उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब उन्होंने भैया लोगों के बीच जाके लोगों को ये बात बताई कि जब हम आजाद होंगे हम एक ऐसा राज्य बनाएंगे, एक ऐसा देश बनाएंगे जहां पे भैया स्वतंत्रता होगी, सभी लोग स्वतंत्र होंगे, किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, किसी को भैया कोई किसी के अंडर नहीं होगा, सभी समान होंगे, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सभी एक दूसरे में समान होंगे। ठीक है, स्वतंत्रता होगी, सम्मान होगा, लोकतंत्र, आपके द्वारा चुनी गई सरकार होगी। तो ये सब बातें भैया जवाहरलाल नेहरू 1946 में किसने बताई थी भैया, उद्देश्य प्रस्ताव में। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है उद्देश्य प्रस्ताव क्या है।
उद्देश्य प्रस्ताव का वर्णन करो। ये इसके बारे में आपको पूरा लिखना है। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको भाई बनाया था 1949 में बनाया था। इसमें वो सारी चीजें लिखी होगी जो भैया आज हम लोकतंत्र में देखते हैं। ठीक है, बाकी इसके बारे में आप रिसर्च करके प्रॉपर्ली बहुत डीपली आपको लिखना है। कम से कम आपको उसको एक पैराग्राफ में इसको लिखना है। ठीक है, 7 to 8 लाइंस में आपको उसको लिखना है। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन लिख लेंगे आप लोग। जल्दी से कोई क्वेश्चन लिखिए। हाँ जी, तो क्वेश्चन लिखिए आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। संस्थागत व्यवस्था। संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक यह है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। मूल सिद्धांत यह रखा गया कि सरकार लोकतंत्र रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। संविधान सभा ने शासक के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया। संविधान सभा के सदस्य शासन व्यवस्था और संघात्मक थे। कहने का मतलब क्या है, अब हमारे संविधान में तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है भाई, संविधान में सरकार को सबसे पहले चीज सारी पावर एक व्यक्ति के हाथ में नहीं थी। पावर का बंटवारा कर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ने कानून बनाने की शक्ति किसी और के पास है, कानून को लागू करने की शक्ति किसी और के पास है, और भाई न्याय करने की शक्ति किसी और के पास। तीनों की शक्ति को बंटवारा कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने भैया सरकार को इस चीज के लिए बाध्य किया, यानी सरकार को इस चीज के लिए भैया प्रतिबद्ध करा कि उनको जन कल्याण करना है। भाई देखो, सरकार लोकतंत्र रहे, पहली चीज क्या है, पहली चीज हमने देखा भाई सरकार की शक्तियों को बंटवारा, शक्तियों को बांटा, शक्तियों का बंटवारा। सारी पावर किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है, सारी पावर किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है, पहला ही। दूसरा, सरकार लोकतांत्रिक रहे, लोकतांत्रिक मतलब लोगों द्वारा चुनी गई, लोगों द्वारा चुनी गई। तीसरा, सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, और सरकार को भैया लोगों के लिए कल्याण करना ही करना है। कहने का सरकार ये नहीं कि एक बार सरकार चुन ली तो अपने मन में कुछ भी करेगी। सरकार का भाई काम है कि लोगों की आकांक्षाओं को, लोगों की अपेक्षाओं को, लोगों की जरूरतों को पूरी करे। ठीक है, लोगों को अच्छा मतलब लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, ये सब चीज सरकार की भैया काम है। आगे आगे व्यवस्था को स्वीकार किया गया जो एक और विधायिका और कार्यपालिका के तथा दूसरी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों को बंटवारा करते हैं। तो वही पहला विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों को बंटवारा, दूसरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों को बंटवारा। भाई केंद्र सरकार आप समझते हो सीएम पीएम, और राज्य सरकार केंद्र सरकार आप समझते हो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, और राज्य सरकार आप समझते हो कि भाई सीएम, ठीक है, मुख्यमंत्री। भाई इसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आते हैं, और राज्य सरकार के अंदर हमारे मुख्यमंत्री आते हैं। आगे शासकीय संस्थानों की सार्वजनिक संतुलन व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोग और अनुभवों से कुछ सीखने के में कोई संकोच नहीं की है। आपको संविधान बनाते समय हमारे देश ने दूसरे देशों से भी कुछ सीख ली है। जैसे होता है ना, कभी कोई घर बनाया तो दूसरे को देखता है, हाँ भाई इन्होंने यहाँ पे किचन बनाया, यहाँ पे इन्होंने अलग रूम बनाया, यहाँ पे इन्होंने ऐसा करा है, तो भाई हम भी थोड़ा बहुत वैसे फॉलो करते हैं। वैसे ही संविधान बनाते समय हमारे देश ने दूसरे देशों को भी फॉलो करा है, दूसरे देशों से भी कुछ चीजें सीखी है। कौन कौन चीजें दूसरे देशों से सीखी है, इस पे क्वेश्चन आता है, सामने देखते हैं। देखो पहला, इस प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य सार्वजनिक परंपराओं में कुछ ग्रहण करने से भी कोई परहेज नहीं किया है। यह उन्हें व्यापक ज्ञान का प्रमाण है कि उन्होंने किसी भी एक बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखा नहीं किया जो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरी है। तो कहने का मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये हमारे संविधान की एक अच्छी बात है कि भाई संविधान ने पुरानी चीजों से या दूसरे देशों से भी सीख ली है। ठीक है, आगे करने के लिए जरूरी था, अतः उन्होंने विभिन्न देशों से अनेक प्रावधानों को भी लिया। तो अलग अलग देशों अलग अलग चीजों को लिया जो कि संविधान में जोड़ा गया, जिससे संविधान और प्रभावी बन सके। उन्होंने देखा कि भाई और देश में राजपाल कैसे होता है, भाई और देश में संविधान कैसे है, इस देश में ऐसा होता है, अच्छा इस देश में ऐसा होता है, तो इन सब चीजों को इन्होंने गेट करा। एक चीज यहाँ से ले ली, एक चीज वहां से ले ली, जो चीज उनको अच्छी लगी, जो चीज उनको अच्छी लगी, भाई संविधान सभा के सदस्यों को जो चीजें और देशों में अच्छी लगी तो उन्होंने वो चीजें अपने संविधान में भी जोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट, लेकिन उन विचारकों का लेना कोई नकली मानसिकता का प्रमाणित नहीं था, बल्कि बात इससे बिल्कुल अलग थी। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि वह भारत की समस्याओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। यह भारत का सौभाग्य ही था कि हमारी संविधान सभा संचित दृष्टिकोण छोड़कर संपूर्ण विश्व से सर्वोत्तम चीजों को ग्रहण कर किए और अपना बना लिया। तो कहने का मतलब इसका मतलब ये नहीं था कि भाई हमने चीटिंग करी है या फिर हमने कॉपी करा था, ऐसा नहीं था। भाई हमारी अच्छी बातें करने सभी देशों को देखा और सब में से अच्छी बातों को अपने संविधान में जोड़ा। तो ऐसा नहीं है कि भाई चीटिंग करके बनाया या फिर चीटिंग करी, खुद से कुछ नहीं बनाया, ऐसा नहीं है। हमने सिर्फ भाई दूसरे देशों में अच्छी चीजें अपने संविधान में जोड़ी, इससे हमारा संविधान और प्रभावी बन सके। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं।
हाँ, तो यहाँ पे आपको विभिन्न देशों के संविधान के लिए प्रावधान, तो भैया ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर लोगे कि हमारे संविधान में विभिन्न देशों में क्या क्या प्रावधान लिए हैं। तो ये टॉपिक आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्कर्स में आ सकता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है क्लास, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भाई टिक करके चलो, लर्न करके चलना, एक चीज को समझते हैं। देखो सबसे पहले ब्रिटिश संविधान, तो ब्रिटिश संविधान में हमने क्या दिया, सार्वजनिक मत के अधिकार पर चुनाव में जीत का फैसला। तो भैया सबसे पहली चीज सार्वजनिक मत अधिकार, 18 साल से जो भी बड़ा व्यक्ति है उसको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो लड़का हो लड़की कोई भी हो, अमीर कोई भी हो, उसको अधिकार है। भाई ये हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। आगे सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदीय स्वरूप मतलब कहने का मतलब केंद्र, संसदीय स्वरूप का प्रयोग किया, केंद्र सरकार अलग होगी, राज्य सरकार अलग होगी। केंद्र सरकार पूरे देश को देखेगी, राज्य सरकार किसी एक राज्य को देखेगा। तो ये भी हमने भैया ब्रिटिश सरकार से लिया है। कानून में शासन का विचार, भैया कानून कैसे, कानून अगर कोई कानून का पालन नहीं करेगा तो क्या करेंगे उसके साथ। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, अब भाई अध्यक्ष क्या होगा, अध्यक्ष कैसे हो जाएगा, उसका पद क्या होगा, सब कुछ चीजें ठीक है। कानून निर्माण की विधि, कानून कैसे बनाया जाएगा, इन सब की विधि। ठीक है भैया, फ्रांस से क्या लिया गया है, फ्रांस से स्वतंत्रता समानता बंधुता का सिद्धांत, ये सब चीजें फ्रांस से ली गई। आयरलैंड से क्या लिया हुआ है, राज्य और नीति निर्देशक तत्व, राज्यों कैसे, राज्यों में कौन कौन सी नई पॉलिसी लानी है जिससे लोगों का भैया विकास होगा, ये सब चीजें भैया आयरलैंड से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से क्या लिया हुआ है, मौलिक अधिकार की सूची, तो ये मौलिक अधिकार जो हमारे हैं वो हमने अमेरिका से लिए हैं। न्याय पुरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका स्वतंत्रता, आपको पता है न्यायपालिका स्वतंत्रता है, आगे पढ़ोगे न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका स्वतंत्र है, स्वतंत्र मतलब ना तो प्रधानमंत्री उनसे ऊपर है ना तो राष्ट्रपति उनसे ऊपर है, कोई भी उनके काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर हमारी न्यायपालिका ने कोई निर्णय लिया तो उसको कोई बदल नहीं सकता। तो हम बोल सकते हैं कि न्यायपालिका जो स्वतंत्र है, और ये बात हमने कहां से ली है, ये बात हमने अमेरिका से ली है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। कनाडा का संविधान में, कनाडा के संविधान से क्या लिया हमने, एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, केंद्र शासन वाली संस्था और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। कहने का मतलब क्या है, संघात्मक तो हमने देख लिया कि भैया केंद्र सरकार अलग होगी, राष्ट्र सरकार अलग होगी। अब अर्ध संघात्मक का मतलब क्या है, देखो अब केंद्र सरकारों की सारी पावर प्रधानमंत्री के पास नहीं होती, राष्ट्रपति होता है, आराम एक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति कहने का मतलब नाम के मुख्य होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अर्ध संघात्मक रूप, कहने का मतलब एक राष्ट्रपति होगा, एक प्रधानमंत्री होगा। मतलब केंद्र सरकार में भी सारी पावर एक व्यक्ति के पास नहीं होगी, उसमें भी दो रूप होंगे, उसमें भी पावर को बंटवारा कर दिया जाएगा। ठीक है भैया, ऐसा कुछ आगे कहने का मतलब अवशिष्ट शक्तियों को बंटवारा, तो वही है कि भाई केंद्र सरकार में भी देखो इसका मतलब क्या है, हम शक्तियों कैसे बांट लेंगे, हमने सरकार को दो हिस्सों बांट दिया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब एक केंद्र सरकार के अंदर ये दो व्यक्ति आते हैं, एक आता है प्रधानमंत्री, एक आता है प्रेसिडेंट। अगर मैं बात करूं, अब ये क्या करते हैं, ये पूरे देश के बारे में देखते हैं, पूरे देश को देखते हैं। और राज्य सरकार क्या करती है, राज्य सरकार किसी एक राज्य को देखती है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे देश में प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी, और ये प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। तो इन लोगों में पावर डिवाइड है, सारी पावर केंद्र की, सारी पावर पीएम के पास नहीं है, दो लोगों में डिवाइड। ठीक है, राज्य में आपको पता है सीएम है, आगे सीएम आगे काम करता है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में बता रखा है। अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप हमारे देश में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्लास, तो भाई चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आपको ये डिस्कस बता रखा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भाई बहुत ही सोच समझ के हमारे संविधान को बनाया है। बहुत ही भाई विचार, बहुत लंबा समय लगा भैया, 2 साल 11 महीने का समय लगा, तो बहुत ज्यादा मेहनत करके हमारे संविधान को बनाया गया। और हमारे संविधान कहने मतलब पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखित दस्तावेजों में से एक। ठीक है, अब आपको बैठ के क्वेश्चन करने, आपका चैप्टर हो चुका है, चैप्टर 1 इज कंप्लीट। ठीक है बच्चों, चैप्टर 1 आपका पूरा हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, अब बैठिए और उसके सारे क्वेश्चन को लगाइए, जो क्वेश्चन नहीं आया फिर से पूछिएगा। ठीक है, बैठ